बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1964 के अंदर चाइना ने एक नई फाइटर जेट की तलाश शुरू कर दी। चाइना ने बेसिकली रिप्लेस करने थे अपने J-7। ये J-7 कौन से थे? ये बेसिकली MiG-31 थे, रशियन जहाज थे जो चाइना अपने मुल्क में इनको J-7 के नाम से बनाता था। चाइना ने दो कंपनीज को टास्क दिया, एक थी चाइना इंडस्ट्रीज और दूसरी थी शेनजियांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट। शेनजियांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट को पहले कहते थे 601 एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट। इन दोनों को उन्होंने टास्क दिया कि आपने दो हमें जहाज बना के देने हैं। इन दोनों जहाजों में से एक जहाज को चूज किया जाएगा और उसको अल्टीमेटली चाइना का फ्रंट लाइन फाइटर बनाया जाएगा। पहली कंपनी ने एक जहाज बनाया जो आज भी चाइना की एयरफोर्स के अंदर काम कर रहा है, उसका नाम था J-8 Finback। इसके अंदर दो इंजन लगे हुए थे, WP7 इंजन। ये वही इंजन है जो कि F7 के अंदर, या आप कह सकते हैं J7 के अंदर लगे हुए थे। सिंपल एक चीज ये है कि J7 के अंदर एक सिंगल इंजन था, इस F8 के अंदर उन्होंने दो इंजन लगा दिए। और जो कंपनी J8 बना रही थी उसको प्रायोरिटी भी दी गई और जो फंड शेयर किए गए थे उनका लॉयंस शेयर जो था वो भी उसी कंपनी को मिला। यानी कि J8 के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जो जहाज बना उसको चाइना ने J8 ही कहा और वो आज भी चाइना के एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जो कंपनी थी जो 601 एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट था, उसने एक ऐसा जहाज बनाया जिसको उन्होंने J9 का नाम दिया। ये सिंगल सीट सिंगल इंजन जहाज था। ये वो वक्त था जब USSR यानी कि सोवियत यूनियन और चाइना की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक किस्म की दुश्मनी थी। उस वक्त चाइना को ये लगता था कि हो सकता है कि सोवियत यूनियन जो है वो चाइना के ऊपर हमला कर दे। इस वजह से चाइना ने क्या किया कि अपनी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको मुल्क के अंदर टोटल फैला दिया। ये उस वक्त की बात है कि जब चाइना ने चेंगडू के अंदर एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बनाई। चेंगडू जो जगह थी वो बहुत ज्यादा सिक्योर समझी जाती थी, सेंट्रल चाइना के अंदर थी। यहाँ पे अगर हम एक फाइटर सिटी बनाते हैं तो चाइना के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो J9 था, इसको जब इनिशियली बनाया गया तो इसके बारे में उन्होंने सोचा हुआ था कि ये टेललेस डेल्टा विंग डिजाइन होगा, और जब ये बन गया तो उसके अंदर उन्होंने कैनार्ड्स भी ऐड कर दिए। और ये आपको पता है कि स्वीडन का एक जहाज था विगन की तरह का ये जहाज जो था वो बन के सामने आया। ये जो जहाज था इसका नोज काफी बड़ा था। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक पावरफुल रेडार लगाएंगे और उसके ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स लगाएंगे और ताकि इसको हम 21st सेंचुरी के अंदर लेके जा सकें। ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और 1970 के अंदर ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्क्रैप कर दिया। इसके ऊपर जो भी काम था उसको रोक दिया गया। लेकिन फिर चाइना को जरूरत तो थी एक फाइटर जेट की। 1981 के अंदर चाइना ने फिर इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया और उन्होंने एक नया गोल अपने सामने सेट किया। चाइना ने कहा कि हमको एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि J8 से बेहतर हो और MiG-23 से भी बेहतर हो, और ऐसा जहाज हो जो कि अमेरिका के F-16 के बराबर हो। J9 की जो फाइलें थी, J9 का जो डाटा था वो दोबारा से ओपन कर लिया गया और उसके ऊपर दोबारा से वर्किंग स्टार्ट हो गई। बीच में एक ऐसा वक्त आया कि चाइना ने J13 का भी एक आइडिया दे दिया, लेकिन फिर वो स्क्रैप कर दिया गया। 1986 जनवरी के अंदर चाइना ने ऑफिशियली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 10, और इसकी जो बेस थी वो सारी की सारी J9 की वर्किंग के ऊपर थी। और उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक टास्क सेट कर लिया कि 1986 से 2000 तक हम एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो कि चाइना की एयरफोर्स को आगे जाके लीड करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री की एक थोड़ी सी और कहानी सुना दूं। J10 के अंदर एक और जहाज का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। 1982 के अंदर चाइना ने अपने कुछ पायलट्स को सेंड किया था फ्रांस। कौन सा जहाज टेस्ट करने के लिए? मिराज 2000B। और वहां पे इन चाइनीज पायलट्स ने जाके मिराज 2000 को बहुत जबरदस्त तरीके से जो था वो इवेल्युएट किया। वहां पे चाइनीज पायलट्स को ये समझ आई कि जो मिराज 2000 है उसके एवियोनिक्स और उसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो किसी भी चाइनीज जहाज से बहुत बेहतर है, खासतौर पे F8 से। लेकिन उसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल F8 जैसी है। डेफिनेटली डेल्टा विंग था, इस वजह से चाइनीज जो थे वो डेल्टा विंग से थोड़े से आप कह सकते हैं कि पीछे हटे और उन्होंने कहा कि इसके अंदर कैनार्ड ऐड करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर एक और आपको कहानी सुनाता हूं। उस वक्त चाइना जो था वो इसराइल के साथ मिलकर एक एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था। उस मिसाइल का नाम था PL-8। 1985 के अंदर इसराइल ने चाइना को ऑफर की कि आप हमारे लावी प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाएं। चाइना ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। चाइना को बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो चाइना को तंग कर रही थी, वो थी कैनार्ड विंग डिजाइन्स की। ये जो कैनार्ड होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, या ये किसी भी जहाज के फ्लाइट एनवेलप के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, चाइना को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। और कैनार्ड लगाने के बाद जहाज किस तरह से बिहेव करेगा, इसको स्टडी करने के लिए चाइना ने इसराइल के साथ एक किस्म की कोलैबोरेशन कर ली। 1985 के अंदर ही 24 चाइनीज पायलट्स जो थे वो इसराइल गए और उन्होंने लावी के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। कैनार्ड्स के ऊपर चाइना ने वहां से बहुत ज्यादा गेन किया। वापस आके उन्होंने अपने इंजीनियर्स को जो गाइड किया, जो उनको समझाया, उसके ऊपर उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन था J10 का। लेकिन उस वक्त जो J10 बनाया गया था वो आज के J10 से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। उसकी एक रीजन थी, वो जहाज जो बनाया गया था वो बेसिकली उस वक्त उन्होंने जहाज नहीं बनाया था, उन्होंने एक मॉकअप तैयार किया था। जो मॉकअप उन्होंने तैयार किया था वो एक लोकल इंजन के साथ उन्होंने बनाया था उसका डिजाइन। उस वक्त चाइना जो था वो J10 के एक इंजन के ऊपर भी वर्किंग कर रहा था और चाइना का ख्याल ये था कि हम जहाज भी अपना बनाएंगे और इंजन भी अपना बनाएंगे। चाइना J10 के लिए जो इंजन तैयार कर रहा था उसका नाम था WP-15 इंजन। लेकिन चाइना से वो बन नहीं पा रहा था, वो उस स्टैंडर्ड का इंजन नहीं चाइना बना सक रहा था जो उसको चाहिए था। फिर एक और आपको कहानी सुनाता हूँ। ये वही वक्त था कि चाइना ने रशिया से Su-27 जो थे वो ऑर्डर कर दिए। Su-27 के अंदर
अंदर जो इंजन लगा हुआ था वो था AL-31। AL-31 इंजन ने चाइना को काफी ज्यादा इंप्रेस किया। चाइना ने सोचा कि ठीक है, हमसे इंजन तो बन नहीं रहा, लेकिन हम J-10 के ऊपर वर्किंग काफी आगे ले गए हैं। हमने अपने पायलट्स को इजराइल भी भेज दिया, लावी के ऊपर भी हमारा काफी वर्किंग हो गई भी है, कैनार्ड्स को भी हम काफी हद तक समझ चुके हैं। तो इस वक्त J-10 को स्क्रैप नहीं किया जा सकता एक इंजन की वजह से। उन्होंने क्या सोचा कि Su-27 के अंदर भी AL-31 इंजन लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, रशिया से AL-31 इंजन अपने J-10 के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक मसला था। AL-31 इंजन को J-10 में इंस्टॉल करने के लिए जहाज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़नी थी। एयर इनटेक्स को चेंज करना पड़ना था, इंजन के अंदर खुद चेंजेस करनी पड़नी थी। इंजन का जो गियर बॉक्स था उसको चेंज किया गया, जो J-10 का फ्यूजलाज था उसका रेयर फ्यूजलाज था उसको बड़ा किया गया। फिर ये जो AL-31 इंजन था ये उसके अंदर इंस्टॉल हुआ। जून 2 1997 के अंदर इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो बना लिया गया। इस फर्स्ट प्रोटोटाइप को उन्होंने फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ ग्लिचेस आए जिसकी वजह से जो फर्स्ट फ्लाइट थी J-10 की वो डिले होती गई। अल्टीमेटली चाइना ने एक डेट सेट कर दी कि मार्च 12 1998 को इसकी हम फर्स्ट फ्लाइट करेंगे, लेकिन जिस दिन फ्लाइट होनी थी उस दिन जहाज के अंदर से कुछ ऑयल लीकेजेस होना शुरू हो गई और फिर ये डिले हो गई। अब आपको मैं वो बात बताता हूँ जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको पता है J-10 की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो किस दिन हुई थी? J-10 की फर्स्ट फ्लाइट 23 मार्च 1998 को हुई थी। 23 मार्च का आप सबको पता है, इसको हम पाकिस्तान डे कहते हैं। तो इस हवाले से भी J-10 का एक पाकिस्तान के साथ एक मुमासलत बनती है। फिर क्या हुआ कि J-10 का जो ब्लॉक 0 था उन्होंने एक ब्लॉक 0 उसको नाम दिया और उसके अंदर उन्होंने 6 जहाज बनाया और उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी। चाइना इसको बेसिकली रखना चाहता था अपने ईस्ट चाइना सी के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर। वहां पे उन्होंने कहा कि इस जहाज को बेसिकली सी के अंदर जाना है, ताइवान उनके नजदीक है, तो इस जहाज के ऊपर हमें रिफ्यूलिंग प्रोब लगाने पड़ेंगे। वहां पे आके एक मसला बन गया। जब इसके ऊपर रिफ्यूलिंग प्रोब लगा दिया गया, उस वक्त चाइना के पास एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर होता था, उसका नाम था HU-6। H-6 बेसिकली आपको पता है कि चाइना का एक बॉम्बर भी है, लेकिन उसको उन्होंने मॉडिफाई करके HU-6 एक रिफ्यूलर बना दिया हुआ था। जब J-10 HU-6 के नजदीक जाता था तो उसके अंदर टर्बुलेंस आ जाती थी और जहाज जो था वो शेक करना शुरू कर देता था, पायलट पीछे आ जाते थे। इस वजह से ये एयर रिफ्यूलिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। लेकिन जो चीफ डिजाइनर था इसका J-10 का, उसने पायलट से कहा कि अगर आप इस जहाज को करीब ले जाएंगे और इसको डॉक कर देंगे तो इसकी टर्बुलेंस खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। J-10 ने सक्सेसफुली जो है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर ली और ये जो एक माइलस्टोन था ये भी उन्होंने पार कर लिया। 10 मार्च 2003 को पहला J-10 जो था वो चाइना की एयरफोर्स के हवाले किया गया। फिर जैसा कि आपको पता है कि J-10 एक काफी डिमांडिंग जहाज है, उड़ाने के हवाले से काफी डिमांडिंग है क्योंकि इसके अंदर कैनार्ड्स लगे हुए हैं। नॉर्मली जहाजों के अंदर उस वक्त कैनार्ड्स नहीं होते थे और कैनार्ड्स जो थी उस वक्त भी एक नई चीज थी। तो इन कैनार्ड्स वाले जहाजों के पायलट्स के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था चाइना को तरतीब देना पड़ा। इसके लिए ट्विन इंजन जहाज का होना बड़ा जरूरी था। उस वक्त तक जितने भी J-10 बने हुए थे उनके अंदर 2 सीटें नहीं थी, यानी कि ट्विन सीटर ये J-10s नहीं बने हुए थे। 28 दिसंबर 2003 के अंदर चाइना के J-10S जिसको वो ट्विन सीटर कहते हैं उसने फर्स्ट फ्लाइट की, ताकि जो नए पायलट्स आने वाले हैं वो सीधा इस जहाज के ऊपर ना जाएं बल्कि उससे पहले इसकी ये ट्रेनिंग भी कर सकें। फिर इस जहाज का जो रेडार था उसको चाइना ने इंप्रूव किया। इसका जो नोज कोन था उसको चाइना ने बदला। जैसा कि आपको पता है कि J-10C के अंदर जो नोज कोन है वो ओवल है। J-10 का जो पहला नोज कोन था वो सर्कुलर था। इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर एक मैकेनिकली स्कैंड रेडार जो था वो इंस्टॉल था। फिर चाइना ने जब इसके नोज को ओवल बनाया तो उस वक्त समझ आ गई कि चाइना इसके अंदर कोई ईसा रेडार या पीसा रेडार इंस्टॉल करेगा। ऐसा ही हुआ कि चाइना ने पहले इसके अंदर एक पीसा रेडार को इंस्टॉल किया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, उसके अंदर फिर उन्होंने ईसा रेडार को इंस्टॉल किया। और ये वो वक्त था कि आई बिलीव जब पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी इस जहाज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने नए जहाजों के लिए ईसा रेडार को ढूंढ रही है। ईसा रेडार ही पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के अंदर इंस्टॉल किया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि J-10 का जो नोज कोन है वो JF-17 थंडर से बड़ा है और J-10 के अंदर एक बड़ा ईसा रेडार जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये वो पॉइंट था जब PAF ने डिसाइड किया कि इस जहाज को अब वो अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, होपफुली जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।